Hey guys, welcome to Edusphere. This is Ahmed Shahab and I will teach you physics here. So our today's topic is motion in one dimension. So the question is why we study motion in one dimension or even motion. तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा कि मोशन पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। तुम अपने आप को सोचो तुम कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, ठीक है, और तुम एक फार्मूला 1 रेसिंग कार को डिज़ाइन कर रहे हो, है ना, बड़ा फैसिनेटिंग। तो अब ये फार्मूला 1 रेसिंग कार को जो तुम डिज़ाइन कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सारी बातें ये चल रही होंगी कि यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स। तो तुम्हें ये चेक करना होगा कि तुम्हारी गाड़ी की स्पीड, यानी जो कार तुम इस डिज़ाइन कर रहे हो उसकी मैक्सिमम स्पीड तुम कहाँ तक ले जा सकते हो, ठीक है, और कितने मिनिमम टाइम में कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। यानी तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो कि कितनी तेज़ गाड़ी जा रही है, क्या एक्सेलरेशन हो सकता है, यानी उस गाड़ी के मोशन के बारे में पढ़ रहे हो। अच्छा, और एग्जाम्पल सोचे जा सकते हैं, जैसे कि एक मेडिकल रिसर्चर को ये चेक करना पड़ सकता है कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। जैसे कभी आर्टरी का ब्लॉकेड हो गया, तब उस ब्लॉकेड में वो ब्लॉक हो गई, तब वो किस तरीके से उसका ब्लड का फ्लो डिसरप्ट होगा उसे पढ़ना पड़ सकता है। यानी फिर वहीं पर फ्लो की बात आ गई, ब्लड के फ्लो की। तो और एग्जाम्पल जैसे सोचा जा सकता है कि एक जियोलॉजिस्ट है जैसे, तो उसे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में स्टडी करनी होगी कि वो कितनी तेज़ मूव कर रही होती हैं, कि वो कितनी देर में लड़ेगी। तुम्हें पता है टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही हमारा सारा लैंड मास है और वो कंटिन्यूअस मूविंग है और वो मूव करती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं। जब वो टकराती हैं तभी अर्थक्वेक आता है। तो उनके मूवमेंट के बारे में स्टडी कर लिया तो उनकी स्पीड को जानेगा और ये पता करने में आसानी हो जाएगी कि अर्थक्वेक कब आ सकता है। हम उसी के हिसाब से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, है ना। तो ये मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल से तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि मोशन आखिर हमें पढ़ना क्यों है। तो बिना किसी देरी के लेट्स शुरू करते हैं। और अब आज का हमारा टॉपिक क्या है फिर? मोशन इन वन डायमेंशन। खैर, हमने देखा है कि हमारे आसपास ज़्यादातर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारी सराउंडिंग में कुछ मोशन में होते हैं, कुछ रेस्ट में होते हैं। तो जो ये दो टर्म मैं बोल रहा हूँ, मोशन और रेस्ट, तुमने देखा, तुम बस स्टॉप पे खड़े थे, गाड़ी तुम्हारे सामने से जा रही है, कार तुम्हारे सामने से जा रही है, तुम कहोगे इट इज़ इन मोशन, ठीक है। तुमने देखा एक चेयर जहाँ तुम अपने रूम में बैठे हो और तुमने देखा चेयर वहीं की वहीं रखी हुई है और तुम कहोगे चेयर इज़ इन रेस्ट। तो देखो, क्या रेस्ट इन मोशन जो हम जिस तरीके से समझते हैं, आज तक जो समझते आए हैं कॉमन पैरालेंस में, यानी आम बोलचाल की भाषा में, तो क्या वैसे ही बिल्कुल मोशन और रेस्ट होता है फिज़िक्स में? तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम फिज़िक्स के हिसाब से मोशन और रेस्ट को समझें। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, वहाँ से मोशन और रेस्ट को समझेंगे। सबसे पहले तुम ये इमेजिन करो कि you are going to your school and waiting for your bus on your bus stop, ठीक है। Let's say it is your school bus, this is the road and you are waiting here at your bus stop, ठीक है। और ये तुम्हारे कोई दोस्त हैं, तो मान लेते हैं ये पर्सन ए है, पर्सन बी, पर्सन सी, ये आप हो, ठीक। अब आपसे पूछा गया, बस आपकी तरफ आ रही, बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक। तो तुमसे पूछा गया
कि बताओ बस मोशन में है या रेस्ट में है। तुमसे पूछा गया बस मोशन में है या रेस्ट में है, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर बस तो मोशन में है। क्यों मोशन में है भाई? क्योंकि यह मेरी तरफ आ रही है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, लेकिन अगर सी से पूछा जाए कि बस मोशन में है या रेस्ट में है, अब ये सी जो है इस बस को नॉर्मली नहीं समझ पा रहा है। ये बस कोई स्पेशल बस है। कैसी स्पेशल बस है भाई? इसमें इसकी हर एक खिड़की पर, विंडोज़ के ऊपर एलईडी स्क्रीन लगी हुई है और उस एलईडी स्क्रीन में एंटरटेनमेंट की हर एक खूबी है। यानी आप उस पर कुछ भी चला सकते हो, एलईडी टीवी, ठीक है। और ये सुपर कंफर्टेबल बस है। यानी ये बस जब चल रही है, रुकी है, ये अंदर बैठे वाले लोग परसीव नहीं कर पा रहे हैं कि बस इज इन मोशन और रेस्ट, ठीक है। क्योंकि बाहर से खिड़कियां तो बंद हैं, तो उन्हें कोई चीज़ मूविंग तो दिख नहीं रही है, तो वो बता नहीं पा रहे हैं कि बस मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है। ऐसा तुम्हें फील आता होगा जब ट्रेन में तुम बैठे होते हो और बगल वाली ट्रेन तुम्हारी मूव करने लगती है, तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरी ट्रेन मूव कर रही है। आसानी से समझना है इसे कि सी और बी ये परसीव नहीं कर पा रहे हैं कि बस मोशन में है या रेस्ट में है। तो भाई अब सी से पूछा गया कि बताओ भाई, सी से पूछा गया बताओ बस मोशन में है रेस्ट में। भाई उसने अपना बस का फ्लोर देखा, उसने कहा भाई बस मोशन में कैसे हो सकती है, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, है ना, मेरे से बस, मेरे रिस्पेक्ट में बस की पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही है। तो हम वो क्या कहेगा, बस इज इन रेस्ट। तो क्या ये सही कह रहा है या ये सही कह रहा है, या इनमें से कोई एक है सही कह रहा है, या दोनों सही कह रहे हैं, या दोनों गलत कह रहे हैं? तो देखो, मोशन जो है फिजिक्स में हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर वो अपनी पोजीशन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसके मोशन के बारे में हम समझ रहे हैं, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। तो ये जो रिस्पेक्ट वाली वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से बड़े क्लासेस में पढ़ा जाता है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा इंसाइट दे दे रहा हूँ। हम इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? एक तरह से आसान भाषा में पॉइंट ऑफ व्यू, किस हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है, हमारा नजरिया क्या है देखने का, किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, यानी किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी अगर हम इस बस को इस क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, पर्सन ए के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, तो हम कहेंगे कि बस इज इन मोशन। लेकिन अगर इस बस को ऑब्जेक्ट सी के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा था, तो हमने कहा बस इज इन रेस्ट। तो यहाँ से हमें यह समझ में आया कि मोशन और रेस्ट काफ़ी इंटर रिलेटेड टर्म हैं। एक ऑब्जेक्ट जो किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम जब बात कर रहे होंगे, तो वो क्या हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है। तो एक बात ये समझ में आ गई कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। सो ये तो बात ठीक है सर, समझ में आती है, लेकिन जब डेफिनेशन लिखनी होगी तब क्या करेंगे, तो भाई उसको भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मोशन और रेस्ट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए भाई। पहला, मोशन। If an object changes its position
with respect to a frame of reference फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं आसानी करने के लिए सराउंडिंग्स लिख दे रहा हूं, दैट इज सराउंडिंग्स द ऑब्जेक्ट इज said to be in motion। ठीक है, अब यहीं से रेस्ट की भी बहुत आसान है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, यानी किसी सराउंडिंग के किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो जो पहले ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही थी वो मोशन में है। अब आ जाते हैं रेस्ट पे। जिस तरीके से ये डेफिनेशन है उसी तरीके से तुम्हारी रेस्ट वाली डेफिनेशन भी बन जाएगी, और साथ में लिखते रहो। ठीक है, अपने नोट्स मेरी वीडियोस के साथ में बनाओ। ठीक है, तो आगे इसको भी पढ़ लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to a reference frame या surrounding the object is said to be at rest। तो देखो, इन दोनों डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में है तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो मोशन में हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोशन और रेस्ट यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमें मोशन में सिर्फ इतना ही समझना है? नहीं, मोशन और रेस्ट को समझने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वो वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन उन सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में बहुत समझना ज़रूरी है। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटी। देखो, साथ में लिखते भी जाना, मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके बारे में हमें बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ठीक है, दे कैन बी defined और represented, तुम लिख लो, by magnitude only। यानी इनके लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड ओनली। तो मैग्नीट्यूड एक तरह से क्या होता है? साइज होता है। हमें ये बताता है एक वर्ड कितना, कोई चीज़ कितनी है, ये बताने के लिए मैग्नीट्यूड यूज होता है।
अच्छा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं which need magnitude as well as direction also. Defined or represented by magnitude and direction. ठीक है, तो इनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कैसे हम इसको समझेंगे कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे तुम एक ऑब्जेक्ट को इमेजिन करो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक टेबल पे रखा हुआ है या किसी एक फ्लोर पे रखा हुआ है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से हटा के इसको यहाँ पर रख दिया, मतलब इसको इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कराया और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ले आया। मान लेते हैं ये इसको मैंने मूव कराया कितना आगे, 20 मीटर। ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को 20 मीटर आगे बढ़ा दिया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि ये ऑब्जेक्ट को कितना मूव कराया गया, ठीक है, और तुम सिर्फ ये कहते हो कि मैंने ऑब्जेक्ट को 20 मीटर मूव कराया, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि इस ऑब्जेक्ट को राइट में मूव कराया, लेफ्ट में मूव कराया, अप मूव कराया, डाउन मूव कराया, या कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की मैंने कोई बात तुमसे नहीं बोली। मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 मीटर, यानी अपनी पोजीशन जो पहले वाली थी वहाँ से ऑब्जेक्ट को सिर्फ 20 मीटर मूव कराया गया है। तो अगर 20 मीटर मैं सिर्फ बता रहा हूँ तो आई एम टेलिंग अबाउट स्केलर क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी पता कौन सी क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो if I am saying the object is moved 20 meter, I am telling about the distance covered by that object। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमने ये बताया कि ऑब्जेक्ट को हमने 20 मीटर किस में मूव कराया है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन बना लें, ठीक है, इस डायरेक्शन को ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये बताऊं कि मैंने ऑब्जेक्ट को 20 मीटर ईस्ट में मूव कराया, ठीक है, 20 मीटर ईस्ट में मूव कराया, तो नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी दरअसल कौन सी क्वांटिटी है, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, और कायदे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम तुम्हें जितना बता रहे हैं वो ये देखो कि डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन नहीं दी है, डिस्प्लेसमेंट में हमने डायरेक्शन के बारे में भी बताया है। तो इसका मतलब जहाँ पर जिन क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। दिस 20 मीटर इज़ मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक न्यूमेरल वैल्यू, मैग्नीट्यूड किससे मिलकर बनता है, न्यूमेरल वैल्यू प्लस ये चीज़ क्या है, यूनिट। इन दोनों की हेल्प से क्या बनता है, एक मैग्नीट्यूड बनता है। तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड ही सिर्फ है, ठीक, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड भी है जो कि 20 मीटर है, और डायरेक्शन भी है जो कि यहाँ पर ईस्ट मैंने बताई। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यह समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से स्केलर और किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे अब मैंने कहा कि मैंने इसको मूव कराया था 20 मीटर, लेकिन 20 मीटर मूव कराने में मान लेते हैं, लेट सपोज कि टाइम जो लगा इसको मूव कराने में ये लगा 5 सेकेंड्स।
ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 5 सेकेंड लगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं तो मैं क्या कहूँगा, 20 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैंने इसे कहा 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या आ गया, 5 4 ज़ा 20, यानी 4 टाइम्स गया। तो मैंने क्या कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, पर सेकेंड की स्पीड से मूव किया, यानी इसकी स्पीड कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन मैंने 4 मीटर पर सेकेंड में तुम्हें डायरेक्शन नहीं बताई। अगर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड बताया है, तभी तो मैं बार बार इसे क्या बोल रहा हूँ, स्पीड। तो स्पीड क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड के साथ मैंने डायरेक्शन नहीं बताई है, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अगर मैं इसको 4 मीटर पर सेकेंड, चूंकि ऑब्जेक्ट को 4 मीटर पर सेकेंड मैंने ईस्ट में मूव कराया था, तो मैंने ये बताया 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो अगर मैंने 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट बताया है, तब मैं क्या बता रहा हूँ, तब मैं स्पीड नहीं बता रहा हूँ, बल्कि क्या बता रहा हूँ, वेलोसिटी बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि स्पीड एंड डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज। और एग्जाम्पल है, मास की अगर बात की जाए, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मास, ये पॉइंट नंबर 2 है तुम्हारा। तो मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि मेरा मास जो है 50 kg टूवर्ड्स नॉर्थ है, या मेरा मास 50 kg टूवर्ड्स ईस्ट है, ऐसा नहीं होता ना। तो इसका मतलब कि मास में डायरेक्शन देना एब्सर्ड है। तो मास एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे भी हम जानते हैं कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, कहीं भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, पॉइंट नंबर 2। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। और वेक्टर क्वांटिटीज की बात की जाए, वेट, तो वेट तुम्हें पता है, वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो वेट क्या हो जाएगी, क्योंकि एक फोर्स है, वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और उसके अलावा बात की जाए, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स अगर देखने हैं तो जैसे जैसे क्वांटिटीज आती जाएंगी, वैसे वैसे हम उनको देखते जाएंगे। तो आई होप तुम्हें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। तो अब वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के बाद हम जरा सी बात कर ले रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो वेक्टर क्वांटिटीज को हम, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है। तो हम अगर उस डिस्प्लेसमेंट को ए बी डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, तो उसके ऊपर बस हम एरो हेड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, जिसमें अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। मान लिया ये है हमारा 10 मीटर, तो ये जो लेंथ ऑफ द एरो होती है, जो लेंथ ऑफ द एरो है, लेंथ ऑफ द एरो, वो क्या बताता है हमें, मैग्नीट्यूड बताता है। और एरो हेड इसे हेड बोलते हैं, और ये पीछे हम इसे बोलते हैं टेल। तो एरो हेड क्या बताता है हमें, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। बस, और इससे ज़्यादा तुम्हारे क्लास 9th में नहीं है, तो हमें कोई वेक्टर्स को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना नहीं सीखना है।
बस इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब लिखते हैं तो उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। यानी जैसे अगर हम मुझे वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी एरो, ठीक है, उसके ऊपर, जिसका मतलब ये वेक्टर है। और जस्ट अगर मैंने v लिख दिया है तो क्या बताया जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, हम पूरी वेलोसिटी नहीं बता रहा है। वी आर जस्ट टेलिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो हम तुम इसे क्या कंसीडर कर सकते हो, तुम इसे स्पीड कंसीडर कर सकते हो। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हो गया, स्केलर क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हो गई, बहुत सी और क्वांटिटीज़ हैं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, ये सारी की सारी बातें आएंगी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे।